हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और बच्चों, शुरू करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का लास्ट चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है अर्धचालक युक्तियां, मतलब सेमीकंडक्टर। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है भाई। ये पूरा चैप्टर ही मजेदार है और आपके सिलेबस में मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरी डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। लगभग 8 से 10 वीडियो में हम इसको ख़त्म करेंगे, बहुत प्यार से, बिल्कुल बहुत आराम से, हर चीज़ को समझ के। बच्चों, आज जो पहला वीडियो है, आज में हम पढ़ने वाले हैं ठोसों में ऊर्जा बैंड सिद्धांत। आपने बैंड का नाम सुना होगा अगर इस चैप्टर तक आप पहुंचे हैं और इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, तो इस चैप्टर में आपने ना एक बैंड नाम का वर्ड देखा होगा, ऊर्जा बैंड। क्या है ऊर्जा बैंड, ठोसों में ऊर्जा बैंड कैसे बनते हैं, और ये ऊर्जा बैंड है क्या असल में, और इनका हमें क्या फायदा होने वाला है, संयोजी बैंड क्या है, चालन बैंड क्या है, उन दोनों के बीच में जो गैप होता है, अंतराल होता है, उसे क्या बोलते हैं, और इससे हम आगे अपने अर्धचालकों को कैसे पढ़ने वाले हैं, ये बात सारी आज हम आज के वीडियो में करेंगे। तो आज का टॉपिक सब बच्चों, हेडिंग लगाइए सब लोग, ठोसों में ऊर्जा बैंड। हेडिंग रहेगी ठोसों में ऊर्जा बैंड। अब ठोसों की जगह ना कहीं जगह आपको क्रिस्टल लिखा मिल सकता है भाई। ठोसों में ऊर्जा बैंड या ऊर्जा बैंड सिद्धांत, ऊर्जा बैंड सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको एनर्जी बैंड। ऊर्जा, एनर्जी, और बैंड तो बैंड ही है, ठीक है। सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, बैंड का क्या। एनर्जी तो पता ही है सबको, बैंड का मतलब क्या है। बच्चों, आपको जब ये पट्टी सी दिखाई दे देना, अगर ये इस तरीके की पट्टी दिखाई दे रही, तो इसको हम बैंड बोल देते हैं। आपने देखा होगा, मैं कुछ लड़के या लड़कियां जो भी अपने सर पे वो डाल के रखते हैं पट्टी सी कपड़े की सर्दियों में, तो क्या है, बैंड है। लोग हाथ में पहनते हैं बैंड, रबड़ वाला आपने देखा होगा, खींच लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रबड़। तो बैंड का मतलब है पट्टी। अब किसकी पट्टी, किसका बैंड, एनर्जी मतलब ऊर्जा का। तो यहां मतलब कुछ ऊर्जा की बात हम करने वाले हैं, तो ये पट्टी किसकी बनी हुई होगी, ऊर्जा की। तो मैंने आपको मतलब एक शाब्दिक अर्थ बताया ऊर्जा बैंड का, कि ऊर्जा बैंड क्या है, ऊर्जा की एक पट्टी। कैसे बनेगी वो बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको पढ़ना, और पूरे ध्यान से आप इसको देखने वाले हैं, बहुत ध्यान से। आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि ये ध्यान भटका, नजर हटी तो दुर्घटना घट जाएगी, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। और ये टॉपिक आज आपको समझ ना आया तो पूरा चैप्टर ना आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा यार कि हाँ, उतना मजा नहीं आ रहा। मतलब कर लोगे इसको पढ़े बिना आप दूसरे टॉपिक, लेकिन वो फेल नहीं आ पाएगा। जब आपको संयोजी बैंड बताया जाएगा, चालन बैंड बताया जाएगा, तो आप सोचोगे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए आज कल जो लेक्चर है, पहला लेक्चर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनिए, बात शुरू करता हूं मैं एक विलगित परमाणु से। विलगित परमाणु, और बहुत आसानी के लिए मैं इस परमाणु को किसका लेता हूं, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन परमाणु, मैंने एक हाइड्रोजन परमाणु ले लिया, क्योंकि आप इससे अच्छी तरह परिचित है, आपने अच्छी तरीके से देख रखा, पढ़ रखा। विलगित परमाणु किसको कहते हैं, एक ऐसा परमाणु जो बिल्कुल अकेला हो, अलग पड़ा हुआ, अलग पड़ा हुआ, अकेला, अकेला परमाणु जो बिल्कुल अलग है, उसको क्या बोलते हैं, विलगित परमाणु। मैंने कहा ये एक परमाणु है, बहुत बड़ा दिखा रहा हूं बना के मैं, क्योंकि मुझे समझाना है, और इसका नाभिक है, और ये उसकी कक्षाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। मैंने ये परमाणु बना दिया बच्चों पूरा। किसका परमाणु है ये, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन परमाणु कैसा, विलगित। विलगित मतलब इसके आसपास कोई और परमाणु नहीं है, ये सिर्फ अकेला बैठा हुआ है। विलगित हाइड्रोजन परमाणु। अब हाइड्रोजन परमाणु के पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो अपनी इस कक्षा में घूमता रहता है।
इस इलेक्ट्रॉन के पास और भी रास्ते हैं कि वो दूसरी कक्षा में घूम ले, तीसरी में, चौथी में, लेकिन उसको लिए उसको एनर्जी चाहिए बाहर से। इसको एनर्जी मिल जाएगी तो ये दूसरे में भी घूम लेगा, लेकिन ज्यादातर इसकी संभावना यहीं घूमने की है, पहली कक्षा में। अब मैं इस कक्षा को, पहली कक्षा को ऐसे बनाऊंगा, एक लाइन से, दूसरी कक्षा को दूसरी लाइन से, तीसरी कक्षा को तीसरी लाइन से, और चौथी कक्षा को चौथी लाइन से। ऐसे बना दी मैंने, 3-4 बना दी। इलेक्ट्रॉन यहां बैठा हुआ है। मैंने कहा अगर आपको याद हो बोहर का परमाणु मॉडल, तब आप इसको समझ पाएंगे कि इस पहली कक्षा की ऊर्जा कितनी है। तो आपने कहा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं याद है तो रटने पड़ेंगे अभी, वरना बोहर का परमाणु मॉडल में हमने सब कर रखा है। दूसरी कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है भाई? आपने कहा इसकी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, कहां से आ रहा है ये? फॉर्मूला बता देता हूं। E बराबर -13.6 बटे n², और यहां Z²। हाइड्रोजन के लिए Z 1 होता है। जब हम पहली कक्षा की बात कर रहे हैं तो n को मैंने 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1, तो -13.6। 2 रखूंगा तो 2 की घात 2, 4 से इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4। 2 रखा, 2 का स्क्वायर करके भाग किया तो ये आया। 3 रखूंगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 से भाग करूंगा तो आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 रखूंगा तो 4 का स्क्वायर 16, 16 से भाग करूंगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेरे याद है, आप भी इनको याद कर सकते हैं, वरना एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। कहां पढ़ा भाई हमने ये हमने पढ़ा बोहर परमाणु मॉडल में, पिछले चैप्टर में, कि भाई किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल एनर्जी इतनी होगी। वो एनर्जी किससे बनती है? गतिज ऊर्जा से और स्थिति ऊर्जा से। मैं भी बात ही करने वाला हूं। तो हमने कहा चलिए ये जो एनर्जी बनाई, ये हमने ये स्तर बनाए हैं, इनको बोलते हैं बच्चों ऊर्जा स्तर। पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा ऊर्जा स्तर और चौथा ऊर्जा स्तर। हमने कहा इसकी एनर्जी कितनी? -13.6। मैंने उसको एक लाइन से दिखा दिया। दूसरे की ऊर्जा कितनी? -3.4। मैंने उसको भी एक लाइन से दिखा दिया। तीसरी की एनर्जी कितनी? -1.51। मैंने भी उसको एक लाइन से दिखा दिया, केवल एक परमाणु के लिए। बच्चों सपोज करो इससे बहुत दूर इसके जैसा ही हाइड्रोजन का एक और परमाणु है, कैसा? विलगित। उसके भी आसपास कोई नहीं है। क्या उसकी ये कक्षाओं की ऊर्जा इसके जैसी ही होंगी क्या? आप कहेंगे हमें क्या पता, तो आप बताइए। मैं कहा हाँ, अगर मैं इसके जैसा एक परमाणु यहां बना दूं जो इससे बहुत दूर है, जिसका इस पे कोई प्रभाव नहीं, इसका उस पे कोई प्रभाव नहीं है, मतलब वो भी विलगित है इसकी तरीके का, तो उसकी पहली कक्षा की ऊर्जा इतनी ही होगी जितनी यहां है। उसकी दूसरी कक्षा की ऊर्जा इतनी ही होगी जितनी इसकी है। मतलब उसके लिए अगर मैं ये ऊर्जा स्तर बनाने लगूं तो उसके लिए भी यही लाइन दिखाई जाएगी, दूसरी कक्षा के लिए भी यही, तीसरी कक्षा के लिए भी यही और चौथी कक्षा के लिए भी यही। फिर मैंने कहा उसके जैसा एक और है, किसी दूसरे गांव में बैठा हुआ है आपसे बहुत दूर, उसकी ऊर्जा स्तर भी ऐसे ही होंगे। आपने कहा क्यों है भाई, अलग क्यों नहीं है? मैंने कहा अलग इसलिए नहीं है क्योंकि ये इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किससे बनी हुई है? इसके घूमने से क्या बनेगी? गतिज ऊर्जा। और ये इसको खींच रहा है, इस पे कैसा आवेश? प्लस, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा? माइनस। मतलब नाभिक इसको अपनी तरफ खींच रहा है तो उसके पास एक स्थितिज ऊर्जा है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन की जो ये ऊर्जाएं हैं, ये 4 हमने अलग अलग लिखी। अगर मैं इसकी ही बात करूं बस पहली कक्षा की, तो पहली कक्षा की ऊर्जा जो ये है, ये किसके कारण है? गतिज ऊर्जा, और साथ में किसकी? स्थितिज ऊर्जा की वजह से। तो हमने कहा यार इसका वेग जितना है पहली कक्षा में, उतना ही उस वाले इलेक्ट्रॉन का होगा जो दूर बैठा हुआ है, उसकी गतिज ऊर्जा भी इतनी होगी। दोनों बराबर दूरी पे होंगे। जितना ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से है, इतना ही वो वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु में है जो, वो भी इतनी दूर होगा। मतलब उसकी ऊर्जा इसके जैसी ही होगी। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो उसकी ऊर्जा बदल जाएगी। ऐसे ही वो दूसरा परमाणु जो दूसरी जगह बैठा हुआ है, उसकी भी तो ऊर्जा बदलेगी। तो मैं ये कह सकता हूं
कि जब एक विलगित परमाणु होता है बच्चों, विलगित अकेला परमाणु, तो उसके ऊर्जा स्तर ना एक अकेली अकेली रेखा के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो एक रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, जो दूर दूर है। लेकिन अगर क्या हो कि इन सब परमाणुओं को मैं एक साथ इकट्ठा कर दूं, इसके पास दूसरा ले आऊं, इसके पास तीसरा, इसके पास चौथा, मतलब मैं क्या बना दूं, क्रिस्टल बना दूं। मतलब क्रिस्टल क्या होता है, जब बहुत सारे परमाणु पास पास आ जाएं। अब मैं उसी की बात करने वाला हूं भाई, अब ध्यान से सुनना। अब एक परमाणु ये, एक ये, अब जो विलगित थे मैं सब इकट्ठे कर दिए मैंने, अब ये विलगित नहीं रहे, अब इनका एक दूसरे पे प्रभाव है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, बहुत सारे परमाणुओं को मैंने इकट्ठा कर दिया, हैं किसके, हाइड्रोजन के। अब मैंने कहा कि ये जो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है भाई, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, क्या अब इसकी ऊर्जा और इसके पहले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इसके पहले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इसके पहले इलेक्ट्रॉन, सबके पहले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अब भी बराबर होगी क्या, जैसे पहले थी। जब ये अकेला पड़ा हुआ था तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी थी, -13.6। ये जब अकेला पड़ा था इसकी ऊर्जा भी कितनी थी, -13.6। इसकी भी कितनी थी, -13.6। सबकी -13.6 थी, क्योंकि सब दूर दूर पड़े हुए थे। और मैं कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन की, दूसरी की नहीं कर रहा हूं। देखो ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा। लेकिन जब मैंने इनको पास पास लेकर आया, मैं इनको बराबर बराबर में रख दिया, क्या अब इन सब की ऊर्जा -13.6 होगी या कुछ अलग हो जाएगी। आपने कहा कि भाई ये ऊर्जा किस वजह से थी, ये ऊर्जा थी स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसलिए उसकी गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन पे एक बल लग रहा है इसलिए उसकी स्थितिज ऊर्जा है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब ये परमाणु एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या इस इलेक्ट्रॉन पे अब इसका भी प्रभाव पड़ेगा। जब ये परमाणु अकेला था तो इस इलेक्ट्रॉन पे किसका प्रभाव था, केवल इसके नाभिक का। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है वो बात अलग है, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी होता तो इस इलेक्ट्रॉन पे केवल दो प्रभाव होते, एक तो अपने नाभिक का और अपने पास के इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जब मैं इस परमाणु को एक क्रिस्टल के अंदर लेकर आया, मतलब बहुत सारे परमाणुओं के पास, अब इस इलेक्ट्रॉन पे अपने नाभिक और पास वाले इलेक्ट्रॉन के अलावा इस नाभिक और इस नाभिक का प्रभाव भी है। मतलब अब इसकी ऊर्जा बदल जाएगी। समझ आया। पहले अकेले कितनी थी, -13.6। क्यों भाई, मेरा तो बस किससे प्रभाव पड़ता है, नाभिक से अपने, और मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन है उससे। लेकिन जब ये परमाणु दूसरे परमाणुओं के पास जाएगा, अब इस पे ना उनके नाभिकों का भी प्रभाव पड़ेगा, इसकी चाल भी बदल जाएगी बच्चों, इसकी गतिज ऊर्जा बदल जाएगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा बदल जाएगी, जिससे इसकी कुल ऊर्जा बदल जाएगी। और अब जो ये ऊर्जा -13.6 थी, या में -13.6 नहीं देखने को मिलेगी, या तो उससे कम देखने को मिलेगी या उससे ज्यादा। मतलब ये ऊर्जा अब क्या हो चुकी है, डिस्टर्ब। पहले -13 थी मजे में सबकी, पहले इसकी -13.6। उसको पूछ के आए दूसरे परमाणु को कि भाई तेरी पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6। तीसरे परमाणु को पूछ के आए कि तेरे पहले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी, -13.6। सबके पहले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6। लेकिन जैसे ही बराबर बराबर आए, पास में क्रिस्टल का निर्माण किया, अब सबकी ऊर्जा बच्चों अलग होने वाली है। सबकी 13.6 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी -13.6 सबकी? चलो मान लो -13.6 नहीं होगी, अलग होगी, तो क्या सबकी बराबर होगी? मान लीजिए अब 13.6 नहीं है, 13.6 से बढ़ के 13.8 हो गया, तो क्या अब सब इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 13.8 होगी? नहीं बच्चों, सबकी अलग अलग ऊर्जा होने वाली है। क्यों? क्योंकि हर परमाणु की अपनी एक स्थिति है। देखो ध्यान से, इनमें से मैंने 9 परमाणु बनाए हैं आपके सामने। मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये टॉपिक, लेकिन आपको ना मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि अच्छे से समझा पाऊं, तो इसलिए आप ध्यान से सुनो। क्या इनमें से एक भी परमाणु आपको ऐसा दिख रहा है जिसकी स्थिति दूसरे के जैसी हो? देखो इसकी स्थिति है, इसके नीचे 2 हैं, इसके इधर 2 हैं। तो अब ध्यान से देखो, ये कोने में बैठा हुआ, आपने कहा भाई इसके इधर 1 है, इसके इधर 1 है, इसके इधर 2 थे। आपने कहा चलो इसके इधर 2 थे, लेकिन इसके नीचे 2 थे, अब इसके नीचे तो 1 है। मतलब क्रिस्टल के अंदर, मतलब आपने बहुत सारे परमाणु लगाए, मान लो क्लास में आप सारे बच्चे बैठे हुए हो,
तो किसी भी बच्चे की स्थिति दूसरे बच्चे की स्थिति के जैसे नहीं हो सकती। हर बच्चे की स्थिति क्या है, यूनिक है, उसकी जैसी स्थिति नहीं है किसी और की। किसी के बराबर में 2 बच्चे बैठे हुए हैं, उससे आगे 10 बच्चे, उसके पीछे 15, दूसरा बच्चा देखेगा उसके आगे पीछे बच्चों की संख्या में फर्क आने वाला है, मतलब उसकी स्थिति दूसरे बच्चे की स्थिति से अलग होगी, ये बात पक्का है। मतलब क्रिस्टल के अंदर जितने भी परमाणु हैं, सभी परमाणुओं की स्थिति क्या है, लिख रहा हूं मैं अब यहां पहला पॉइंट। क्रिस्टल के अंदर सभी परमाणुओं की स्थिति अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब उसके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता, अद्वितीय है। अगर मैं समझाने की कोशिश करूं फिर से, 1 2 3, 3 बना के, इसने कहा मेरे इधर 2 हैं, चलो ये कैसे, इसने कहा मेरे इधर 3 है, इसने कहा मेरे इधर 3 है, लेकिन इसके इधर थे इसके उधर है। इसने कहा मेरे इधर 2 हैं, इसने कहा मेरे इधर 2 हैं, फर्क तो पड़ रहा ना। अगर मैं ऐसे बना दूं, इसने कहा मेरे इधर 3 है, इसने भी कहा मेरे इधर 3 है, इसने कहा मेरे नीचे 1 है, इसने देखा मेरे नीचे कुछ भी नहीं है। मतलब हर परमाणु की स्थिति क्या है, अद्वितीय, मतलब उसके जैसा कोई और वहां नहीं है। तो मैंने यहां लिखा क्रिस्टल के अंदर सभी परमाणुओं की स्थिति अद्वितीय है, अतः सभी परमाणुओं की दूसरे परमाणुओं से अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन, अभी समझा रहा हूं इसको। अंतःक्रिया अद्वितीय है। आप क्लास में बैठे हुए बहुत सारे बच्चे, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, लेकिन आप उससे दूसरे वाले से बात नहीं कर। अगर मैं ये मानूं कि हम सिर्फ पड़ोसी से बात कर सकते हैं, तो आप अपने दोस्त से इधर वाले से बात कर सकते हैं, आगे वाले से, पीछे वाले से। जो आपका दोस्त है वो उधर वाले से बात कर सकता है, अपने आगे वाले से, लेकिन आपका दोस्त आपके इस तरफ बैठे हुए बच्चे से बात नहीं कर सकता। मतलब जो मेरी अंतःक्रिया है, मेरे इंटरेक्शन है, मेरी बातचीत है, वो और मेरे दोस्त की बातचीत में अलग है। कुछ सेम भी है लेकिन सारी एक जैसी नहीं है। मैं 1 2 3 4 से बात कर रहा हूं, वो भी 4 से बात कर रहा है, लेकिन उसके 4 और मेरे 4 सारे सेम नहीं है। मेरे सामने जो बैठा हुआ है उसके सामने वो नहीं बैठा हुआ है। इसका मतलब सभी परमाणुओं की दूसरे परमाणुओं से अंतःक्रिया क्या है, अद्वितीय। और अगर परमाणुओं की अंतःक्रिया अद्वितीय है तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉनों की अंतःक्रिया क्या होगी, अद्वितीय। अतः परमाणु के अंदर घूमते इलेक्ट्रॉनों की अंतःक्रिया भी क्या है, अद्वितीय होगी। और बच्चों, किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किससे निश्चित होती है, किससे बनाई जाती है, अंतःक्रिया से। कि उसकी बातचीत क्या है, वो इलेक्ट्रॉन किस किस से मिल रहा, वो इलेक्ट्रॉन किस किस से प्रभावित हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करने वाले कारक बदलेंगे तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बदल जाएगी। और हमने कहा सभी इलेक्ट्रॉनों की अंतःक्रिया क्या है, अद्वितीय। मतलब कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में ऐसे नहीं है जिनकी अंतःक्रिया एक जैसी हो। अतः सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होने वाली है, अलग। अब अतः सभी परमाणु कह लूं या इलेक्ट्रॉन कह लूं, सभी परमाणुओं के ऊर्जा स्तर अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। अब सुनना ध्यान से बात। मैंने कहा कि पहले जो ऊर्जा स्तर हमने किससे बना के दिखाए थे, एक लाइन से। मैंने कहा 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, 4 परमाणु, 5 और 6। ध्यान से सुनना।
इसके इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6, इसके -13.6, इसके -13.6, -13.6, -13.6, -13.6। कब? जब ये दूर दूर है, विलगित है। मैंने कहा इसका ऊर्जा स्तर बनाओ, आपने कहा ये रहा -13.6। आपने कहा दूसरे का बनाओ, आपने कहा ये। आपने कहा तीसरे का, आपने कहा ये। मतलब सबके ऊर्जा स्तर समान है, एक जैसे हैं। पहली कक्षा में घूम रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन, उन सबके ऊर्जा स्तर का मान कितना है? -13.6। लेकिन जब मैं इनको पास पास लेके आया तो इन्होंने किसका निर्माण किया? क्रिस्टल का। और क्रिस्टल का निर्माण करते ही इन सबकी ऊर्जाएं बदल गई, 13.6 से कुछ ज्यादा, 13.6 से कुछ कम। इसका मतलब अब सबकी ऊर्जा स्तर एक नहीं होगा। मान लीजिए किसी एक का रह भी गया -13.6 एक का, लेकिन बाकी 5 का इसके आसपास होगा, किसी का कम, किसी का ज्यादा। मतलब अब तक जो ऊर्जा स्तर एक रेखा थी, एक रेखा थी सबके लिए, जैसे ही क्रिस्टल बनाया वो ऊर्जा एक रेखा के बजाय अब बहुत सारी रेखाओं में बट गई। ये किसकी, ये क्या बना है? ये बना है बच्चों बैंड। क्या बना है? बैंड। क्या बना है? बैंड। और इसी को बोलते हैं ऊर्जा बैंड। तो कोई आपसे पूछ ले कि ऊर्जा बैंड क्या है, ठोसों में ऊर्जा बैंड कैसे बनता है, तो आप ये बताएंगे, ये लिखेंगे कि जब तक परमाणु विलगित होता है तो उस परमाणु के ऊर्जा स्तर एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं, सिंगल सिंगल लाइन से। लेकिन जब सब परमाणुओं को इकट्ठा करके एक साथ लेके आते हैं तो वो सिंगल रेखा जो एक रेखा थी वो बहुत सारी रेखाओं में बढ़ जाती है। ऐसे किसी की -13.6 से थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ी सी कम, और ज्यादा और कम। तो ये जो एक रेखा थी वो ऐसे बटेगी बच्चों, ऐसे। और ये जो चीज बनेगी ये इसको बोलते हैं हम ऊर्जा बैंड। और ये कहां बनता है? क्रिस्टल में, क्योंकि क्रिस्टल में ही तो परमाणु पास पास होते हैं, गैसों में तो वैसे ही दूर होते हैं भाई। तो उम्मीद है मैं आपको ऊर्जा बैंड समझा पाया हूंगा। आपकी एनसीईआरटी में उदाहरण ले रखा है पहले सोडियम का, फिर लिया है जर्मेनियम, सिलिकॉन का या जर्मेनियम का। लेकिन मैं आपको सिर्फ सोडियम से अब समझाने वाला हूं कि कैसे होगा, क्योंकि जर्मेनियम से हम सिलिकॉन से करेंगे वो हमारे किसी का, हाँ मतलब बढ़िया है, पढ़ना चाहिए, लेकिन उतना अभी टाइम नहीं है, एग्जाम आपके पास है। मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए बना दूं मैं जल्दी से। तो अब मैं सोडियम का उदाहरण लेता हूं और फिर इस वीडियो को करेंगे खत्म। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिर अर्धचालकों की, प्योर अर्धचालक। अभी अर्धचालकों का बेस बनाया जा रहा है भाई ये ऊर्जा बैंड समझा के। वैसे ऊर्जा बैंड चालकों में भी चलते हैं, अर्धचालकों में भी और अर्धचालकों में भी। तो हमने कहा कि भाई सोडियम Na नंबर होता है 11 और लिखते हैं इसको 2 8 1। मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन इसके है। अगर मैं बनाऊं यहाँ ये हो गया नाभिक हमारा, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी में 1। ठीक है। अगर मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन लिखूं इसकी, तो आपको लिखना आता है 1s2 2s2 2p6 और लास्ट में 3s1। मतलब ये दो 1s2 में 1s में चले जाएंगे, 8 2 हिस्सों में बटते हैं, 2 और 6 में, 2 किस में जाएंगे 2s2 में, 6 जाएंगे p में और बचा हुआ 1 वो फिर 3s में। मैंने कहा बनाते हैं इनके एनर्जी लेवल। अभी विलगित की एक ही परमाणु है सोडियम का, ज्यादा नहीं है। तो ये है आपका 1s, फिर है 2s, इधर बनाता हूं थोड़ा, ये 1s, फिर 2s, फिर 2p और फिर हमारा 3s। यह है हमारा 1s2 2s2 2p6 3s1। 1s में कितने हैं 2, 2s2 यहाँ भी 2, p में कितने 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ लास्ट में 1। मैंने कहा कि इसके जैसा एक और मान लो, इसकी ऊर्जा कितनी मान लेते हैं, वही हाइड्रोजन। इसकी ऊर्जा हाइड्रोजन की जैसी नहीं होगी। बोर का परमाणु मॉडल तो यहाँ लगेगा ही नहीं सोडियम पे, वो तो हाइड्रोजन जैसों के लिए लगता है। मान लेते हैं
यहां जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी ऊर्जा 1, इनकी 2 और यहाँ वाले की 3। वैसे तो इनमें भी 2 की अलग होगी और 6 की अलग, p वालों की अलग, s वाले 2s वालों की अलग और 2p वालों की अलग। मैंने कहा इसका ऊर्जा स्तर बनाओ दोनों इलेक्ट्रॉनों का। आपने कहा सिंगल लाइन ऊर्जा बराबर है, क्योंकि विलगित है, प्रभाव क्या है, निश्चित है, इन दोनों की ऊर्जा बराबर है। इन 2 की ऊर्जा बराबर एक सिंगल लाइन बना दी, इन 6 की ऊर्जा बराबर एक सिंगल लाइन बना दी। इस अकेले एक की ऊर्जा भी एक ही हुए तो एक ही है, तो क्या ही दिक्कत पड़े। लेकिन अगर इसके जैसा एक दूसरा एटम ले, दूसरा परमाणु ले, तो उसकी ऊर्जा इसकी जैसी होगी, बराबर। अगर इसकी 5 है तो उसकी भी 5 होगी, अगर उसकी 10 है तो उसकी भी 10 होगी। अगर आप इसके जैसे 1000 परमाणु लें और उनको दूर दूर रखें तो हर तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर होगी और सबकी ऊर्जा को हम एक सिंगल लाइन से दिखा देंगे। लेकिन जब उन 1000 को हम पास में लेके आएंगे तब असली चीज होगी क्या, तब इनके इंटरेक्शन बदलेंगे, जो भी समझाया। और अब मान लीजिए 1000 परमाणु हैं, 1000 परमाणु, तो अंतिम कक्षा में सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 1000 के कितने होंगे, 1000। भाई 1 की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। हम सिर्फ बाहर वाले की बात कर रहा हूं मैं भी। 1 के पास 1 इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहर, 1000 होंगे तो 1000 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 1000 इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं सबकी अलग अलग होगी, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बराबर नहीं होगी। मतलब अब तक ये जो आपने एक सिंगल लाइन बनाई है, ये बच्चों 1000 हिस्सों में टूटेगी। यहां कितनी लाइनें मिलेंगी आपको, 1000, और ये बहुत पास पास होंगी, बहुत पास पास, ऐसे, ये ऐसे। कितने परमाणु माने मैंने, 1000, तो इसमें आपको कितनी लाइनें मिलेंगी, 1000 लाइनें मिलेंगी जो बहुत पास पास होंगी। और बच्चों अब ये क्या बन गया, एनर्जी बैंड। इन पे क्या फर्क पड़ेगा, इन पे भी पड़ेगा फर्क, लेकिन इन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। मतलब इसका बैंड ना बढ़िया चौड़ा बनेगा। मान लीजिए यहाँ की ऊर्जा 5 है, कितनी, 5, तो ये मान लीजिए बीच वाली लाइन है, इसकी ऊर्जा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इससे ऊपर होगी 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नीचे होगी 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब पहले सबकी ऊर्जा कितनी थी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मानना है मैंने, बस समझाने के लिए। जब ये दूर दूर थे, मैंने कहा इसकी ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे के पास पहुंचा, भाई तुम्हारी ऊर्जा कितनी, इसने कहा मेरी भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं तीसरे परमाणु के पास पहुंचा, मैंने कहा कितनी ऊर्जा, उसने कहा मेरी भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब सोडियम की तीसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैठा है, इलेक्ट्रॉन बैठा है, हर परमाणु में इसकी ऊर्जा कितनी थी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब ये दूर दूर थे। लेकिन जैसे ही पास पास आए, 1000 परमाणु में पास लाया, तो सबकी ऊर्जा अब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं रहेगी, बदल जाएगी। और इस 5 से कितना ऊपर जा सकता है, 0.5, तो 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नीचे कितना जा सकता है, 4.5। मतलब इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना गैप हो गया, ये 4.5 से 5.5, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको कितनी रेखाएं मिलेंगी, जितने परमाणु हैं, 1000। कितने, 1000। तो ये बैंड बन गया। क्या ये भी बैंड बनाएगा, हाँ, लेकिन इसका बैंड ना बहुत बड़ा नहीं होगा, इसका बैंड होगा छोटा सा। क्यों भाई, क्यों होगा छोटा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव तो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पे पड़ेगा ना, इन पे पड़ेगा, लेकिन इन पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब इनकी ऊर्जाओं में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, और इनकी ऊर्जा में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, तो ये बीच वाली लाइन से थोड़ा सा ही ऊपर जाएंगे और थोड़ा सा ही नीचे। मतलब ये जो बैंड बनेगा, इसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं होगी, और इसकी और कम चौड़ाई हो जाएगी इसकी, और इस वाले पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे तो हम फर्क दिखाते ही नहीं, ये अब भी वही लाइन देगी। मतलब 1000 परमाणुओं की पहली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, सबकी ऊर्जा बराबर रहेगी, क्योंकि इस पे प्रभाव ही नहीं पड़ेगा इन दोनों पे। सबके अंदर, यहां अंदर आके क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरा परमाणु इस पे प्रभाव डालेगा सबसे ज्यादा, फिर इस पे, और इन पे तो सबसे कम प्रभाव, लगभग नगण्य। तो बच्चों ये जो चीज बन के तैयार हुई, ये जब एक ऊर्जा स्तर बहुत सारे ऊर्जा स्तरों में बट गया, जब ठोस का निर्माण हुआ, तो इस जो चीज को बनती है, इसको बोलते हैं ऊर्जा बैंड, ऊर्जाओं का बैंड, ऊर्जा स्तरों का बैंड, रेखाओं का बैंड। अब बच्चों सुनो, ये था 1s, ये 2s, ये 2p और ये 3s। ध्यान से सुनना। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, तो इसमें 6 है,
इसमें आ सकते हैं 2, इसमें भी 2 है, इसमें 2 आ सकते हैं 2 हैं, लेकिन इसमें 2 आ सकते थे तो इसमें तो 1 ही है। मतलब जितने ऊर्जा स्तर हैं, कितने ऊर्जा स्तर हैं 1000, उनमें से भरे हुए कितने होंगे, सिर्फ आधे, मतलब 500। मतलब इनमें 1000 लाइनों में ऊपर की जो लाइनें हैं वे खाली होंगी। बैंड तो बनेगा, बैंड बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, रेखाएं होंगी, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन केवल इनमें होंगे, नीचे वालों में। और बच्चों इस बैंड का वो हिस्सा जिसमें इलेक्ट्रॉन है, मतलब भरे हुए हैं, उनको बोलते हैं संयोजी बैंड। क्या बोलते हैं, संयोजी बैंड। लिखेंगे आप इसकी डेफिनेशन कि बैंड का वो हिस्सा, ऊर्जा बैंड का वो हिस्सा जो भरा हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्या कहते हैं, संयोजी बैंड। और संयोजी बैंड के ऊपर का, ये मत कहना खाली, हो सकता है इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएं, क्योंकि अभी तो ये यहाँ 1 है, मान लो सोडियम से आगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आता है 12, तो फिर यहाँ 2 हो जाएंगे तो पूरा भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे कि संयोजी बैंड के ऊपर का बैंड क्या कहलाता है, चालन बैंड। अब इस चालन बैंड में बच्चों इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन नहीं भी हो सकते हैं, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि वो बैंड जो खाली है, क्योंकि ये खाली नहीं होता हमेशा, इसमें इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो है इसको बोलते हैं संयोजी, और संयोजी बैंड के ऊपर बोलते हैं चालन बैंड। तो सबसे पहले तो ऊर्जा बैंड की डेफिनेशन लिखेंगे, सारा पढ़ा के समझ आएगा। क्या लिखेंगे, मैंने बता दिया बार बार, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं कि जब विलगित परमाणु है तो ऊर्जा स्तर एक रेखा से प्रदर्शित करते हैं। जब बहुत सारे विलगित परमाणु एक साथ मिलकर एक ठोस का निर्माण करते हैं तो वह जो एक ऊर्जा स्तर, एक रेखा थी, बहुत सारे ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाती है और एक बैंड का निर्माण करती है, जिसको ऊर्जा बैंड कहते हैं। ऊर्जा बैंड का वो हिस्सा जो नीचे वाला है, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन किनको बोलते हैं, लास्ट वाले, ये जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे बाहर की कक्षा में, इनको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। वो बैंड का हिस्सा जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाले, उनको बोलते हैं संयोजी बैंड। और संयोजी बैंड के ऊपर जो खाली है अभी के लिए, उसको बोलते हैं चालन बैंड। और बच्चों फिलहाल आपको नहीं दिख रहा इन दोनों में गैप, हो सकता है चालन बैंड, मैं ऐसे बना दूंगा चालन बैंड को भी, संयोजी बैंड, सॉरी ये क्या है, संयोजी बैंड। और इसके ऊपर कौन है, चालन। हो सकता है चालन बैंड ना थोड़ा सा ऊपर उठ के हो, मतलब चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में क्या हो, एक अंतराल, मतलब गैप, इसको बोलते हैं बच्चों ऊर्जा अंतराल। क्या बोलते हैं, और इसके साथ एक वर्ड लगा मिलेगा आपको किताबों में, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, निषिद्ध मतलब वर्जित, कई जगह आपको ये वर्जित भी लिखा मिलेगा, वर्जित ऊर्जा अंतराल, मतलब यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन या तो संयोजी बैंड में रहेगा, संयोजी बैंड में उसको एनर्जी मिल जाए तो कूद के चालन बैंड में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो यहां रह ले बीच की जगह में। चालकों के लिए जगह नहीं होती, चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अर्धचालकों की और अचालकों की, तो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में कुछ जगह खाली रहती हैं, जिसको बोलते हैं ऊर्जा अंतराल, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। क्या मैं आपको ऊर्जा बैंड समझा पाया, संयोजी बैंड और चालन बैंड समझ आए क्या? अगर ये नहीं आएंगे बच्चों तो आगे की वीडियो में मतलब समझ आ जाएंगे मैं आपको, लेकिन मज़ा नहीं आएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहेगा कि यार ये नहीं हो पाया मुझसे। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें और समझें कि ऊर्जा बैंड क्या होता है, संयोजी बैंड क्या है, चालन बैंड क्या है, उनके बीच निषिद्ध ऊर्जा अंतराल क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब पढ़ाई शुरू करेंगे अपनी अर्धचालक से। तब हम सबसे पहले बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पदार्थों के प्रकार, चालक, अचालक, अर्धचालक, बात करेंगे इनमें फ़र्क क्या है, और फिर उनका फ़र्क देखेंगे इनके हिसाब से, बैंड सिद्धांत के हिसाब से, कि चालक, अर्धचालक और अर्धचालक में क्या फ़र्क है। और फिर एक प्रॉपर शुरू करेंगे हम अर्धचालक पढ़ना, जिसके अंदर हम पी टाइप, एन टाइप, शुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक पढ़ने वाले हैं। मतलब कुल मिला के कि मजा आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। बोर्ड के एग्जाम नज़दीक हैं आपके। थैंक यू।